साथियों सुप्रभात। आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। आपकी ये ज़्यादा क्यूरीज आ रही है किसी भी माध्यम से हमारे पास, हमारी टीम के पास में, कि क्या क्या सिलेबस में हो गया है या क्या क्या नहीं हुआ है। तो मैं आज यहाँ पर आपके बीच में सिलेबस की मेरी कॉपी है मेरे पास में, जो पात्रता परीक्षा में लगा है 2024 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा। उसमें जो बाल विकास नामक पहली यूनिट है साइकोलॉजी में, उसमें वृद्धि और विकास की संकल्पना हमने कर ली है, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत हमने कर लिए हैं। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, जिनमें वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका को लेकर के हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम पहले वंशानुक्रम कर रहे हैं, फिर वातावरण को करेंगे। उसके बाद में हम व्यक्तित्व की यात्रा, बुद्धि की यात्रा की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद में हम विविध अधिगमकर्ताओं की पहचान और समझ के बारे में पढ़ेंगे, अधिगम की कठिनाइयों के बारे में पढ़ेंगे, समायोजन को लेकर के हमारे टॉपिक्स होंगे, और फिर अधिगम पर चर्चा करेंगे। तो आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूं वो है विकास की अवस्थाएं। कौन सी? विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं। तो विकास की पहली अवस्था जो पूछी जाती है, वो सर्वाधिक पूछी जाती है हमारे पात्रता परीक्षाओं में, वो है प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था, या इसको बोलते हैं गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था, या इंग्लिश में बोले तो परी बर्थ एज। परी बर्थ स्टेज। इसकी जो अवधि होती है वो होती है गर्भधारण से गर्भधारण से 270 या 280 दिन की, या इसको मैं कह सकता हूं गर्भधारण से जन्म तक की अवधि। इतना ध्यान रखना है आपको। इस गर्भकालीन अवस्था का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं भ्रूणिकी। क्या बोलते हैं? भ्रूणिकी या एम्ब्रियोलॉजी। बायोलॉजी वाले अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे ही गर्भधारण होता है वैसे ही इसकी बालक का विकास शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा था कि विकास क्या होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, प्रसव पूर्व अवस्था में ही शुरू हो जाता है। तो विकास की पहली अवस्था कौन सी होगी? प्रसव पूर्व अवस्था, जिसको गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। ठीक है। इसकी 3 उप अवस्थाएं हैं। गर्भकालीन अवस्था की कितनी उप अवस्थाएं हैं? 3 उप अवस्थाएं हैं। गर्भकालीन अवस्था की कितनी अवस्थाएं हैं? प्रसव पूर्व अवस्था की 3 उप अवस्थाएं हैं। जो पहली उप अवस्था है उसको बोलते हैं जननिक अवस्था, या इसको बोलते हैं डिंबा अवस्था, या इसको बोलते हैं बीजा अवस्था।
इसकी अवधि होती है गर्भ धारण से 2 सप्ताह तक। गर्भ धारण से 2 सप्ताह तक। जो दूसरी अवस्था है वो है भ्रूणावस्था या पिंडावस्था। या एम्ब्रो स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं जर्मिनल स्टेज इंग्लिश में। इसकी जो अवधि होती है वो 2 सप्ताह से 8 सप्ताह, यानी लगभग 3 महीने। 8 सप्ताह का मतलब 56 दिन हो गए। जो थर्ड स्टेज है इसकी, इसको बोलते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है, तो थर्ड स्टेज है उसको बोलते हैं हम गर्भस्थ शिशु अवस्था। गर्भस्थ शिशु अवस्था या फेटल अवस्था। ये तीसरे महीने से जन्म तक या 9 महीने तक होती है। जन्म तक होती है। तो ये प्रसव पूर्वावस्था की 3 उपावस्थाएं थी जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले लेते हैं जननिक या डिंबावस्था या बीजावस्था को। कौन सी अवस्था को लेते हैं, अगली स्लाइड में ले रहा हूं मैं। पहली अवस्था है वो डिंबावस्था या इसको बीजावस्था या इसको क्या बोलते हैं, जननिक अवस्था। ये होती है वो गर्भ धारण से 2 सप्ताह तक होती है, जो पहले हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, शिशु का युग्मनज बना था ना कल अंडाणु और शुक्राणु के योग से, फेलोपियन ट्यूब से बाहर आकर ट्यूब से बाहर आकर गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है। इतना ही ध्यान रखना है इसमें। जो फेलोपियन ट्यूब से बाहर आकर के युग्म में जो जाइगोट बनता है वो कहाँ चिपक जाता है, गर्भाशय में। और गर्भाशय से अपरा से जुड़ करके मां से पोषण शुरू कर देता है। फिर इसमें कलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, वो आपको बायोलॉजी में है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी है। आपको इतना ही ध्यान रखना है साइकोलॉजी के संदर्भ में कि डिंबावस्था में क्या होता है, गर्भस्थ शिशु का जो युग्मनज है, जो जाइगोट बना था, वो फेलोपियन ट्यूब से बाहर आकर के क्या हो जाता है, गर्भाशय की या दीवार पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी अवस्था है दूसरी,
कौन सी अवस्था है दूसरी? दूसरी अवस्था है वो हमारी है पूर्णावस्था या पिंडावस्था या एम्ब्रो स्टेज। पिंडावस्था कब से कब होती है वो पहले चर्चा कर चुके हैं हम। कब से कब होती है? ये होती है 2 सप्ताह से लगा करके 56 दिन या 3 महीने तक लगभग देख सकते हैं, या 8वें सप्ताह तक होती है। अब इस अवस्था में जो मेनली है विकास वह शुरू होता है। इसमें जो भ्रूण है वो 3 परतों में बढ़ जाता है। इस अवस्था में भ्रूण भ्रूण 3 परतों में विभक्त हो जाता है। हो जाता है। ये जो तीनों परतें हैं इनमें के नाम है वो इस प्रकार है। बहिर्जन परत या इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। दूसरी होती है मध्य परत जिसको बोलते हैं मीजोडर्म। और जो तीसरी होती है इसको बोलते हैं अंत्यजन परत या इसको बोलते हैं एंडोड्रम। एक्टो, मीजो और एंडो, ये होती है बाहरी परत, ये होती है मध्य परत, ये होती है आंतरिक परत। अब ध्यान देना इन परतों से अलग अलग अंगों का विकास होता है। जैसा कि मैडम ने पढ़ाया था कि शरीर के विभिन्न अंग, जिसका वीडियो लेवल फर्स्ट और सेकंड लेवल में विज्ञान में और लेवल फर्स्ट में पर्यावरण दोनों में उपयोगी है, जिसका लिंक है वो आपको मिल जाएगा, जो हमारे YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हो कि ये अंग बनते कैसे हैं। तो बहिर्जन परत जिसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, मध्य परत जिसको हम मीजोडर्म बोलते हैं, और अंतःजन परत जिसको हम एंडोड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोड्रम। तो एक्टो, मीजो और एंडो, ये 3 परतें होती है। जो भीतरी परत होती है उसको एंडो, जो बीच की परत होती है उसे मीजो, तथा जो बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। तो ध्यान देना, अगली स्लाइड में ले रहा हूं मैं। जो बाहरी परत होती है इसको हमने बोला था एक्टोडर्म। एक्टोड्रम। एक्टोड्रम से हमारे बाल, नाखून, दांत, त्वचा, संवेदी अंग, तंत्रिका तंत्र बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जो बाहरी है बाल, नाखून, त्वचा, ये सारे के सारे किससे बनेंगे? एंडोडर्म से, एक्टोडर्म से, यानी एक्टोडर्म से बनेंगे या बाहरी परत से
बनेंगे, क्योंकि बाहरी वो बाहरी से बनेंगे। दूसरी परत है जिसको हमने बोला है मीजोडर्म। मीजोडर्म या मध्य परत, इससे क्या क्या बनते हैं वो ध्यान देना। मांसपेशियां, मांसपेशियां, भीतरी त्वचा, हमारा उत्सर्जन तंत्र, हमारा अपवाह तंत्र, ब्लड बहता है ना उसको बोलते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र आदि किससे बनते हैं? मीजोड्रम से बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना इन चीजों को आप, ये पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। और जो भीतरी परत है उससे जो हमारे बनते हैं वो भी ध्यान रखना आप, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये भीतरी परत है, इसको हमने क्या कहा है? एंडोड्रम। इससे क्या क्या बनते हैं? फेफड़े, पैक्रियाज, वृक्क, ग्रंथियां, अंतःस्रावी और वायुस्रावी देखी थी ना आपने, ग्रंथियां, ये सारे के सारे किससे बनते हैं? इस एंडोडर्म से बनते हैं। तो आपसे प्रश्न आएगा कि किस अवस्था में भ्रूण है वो तीन परतों या तीन स्पष्ट संस्तरों में बंट जाता है, लेयर्स में विभक्त हो जाता है। तो क्या लिखोगे? भ्रूणावस्था या पिंडावस्था या एम्ब्रो स्टेज के अंदर क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। कौन कौन सी होती है? एंडो, मीजो, एक्टो, एंडो और एक्टो, मीजो और एंडो। एक्टो यानी बाहरी, मिजो यानी मध्य, और एंडो यानी भीतरी परत। तीन परतों में विभक्त हो जाता है स्पष्ट रूप से। और ये जो अवधि होती है वो 2 सप्ताह से लगा करके यानी तीन, मतलब 8वें सप्ताह तक यानी तीसरे महीने तक लगभग अवधि होती है जिसमें ये प्रक्रियाएं होती है भ्रूण में। जो अगली अवस्था है वो होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। जो तीसरी स्टेज है वो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब इस स्टेज में हम क्या देखेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखने वाली बात है। यह अवस्था चलेगी 3 महीने से लगा करके 9वें महीने तक या जन्म तक चलेगी। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास वो तेजी से होगा। सबसे ज्यादा तेजी से किस अवस्था में होगा? जन्म पूर्व। यदि पूछा जाए तो जन्म पूर्व शारीरिक विकास है वो किस अवस्था में तेजी से होगा? जन्म पूर्व, जन्म पूर्व बालक का शारीरिक विकास विकास इस अवस्था में सर्वाधिक होता है। जिसकी गति जिसकी गति सर्वाधिक
7वें महीने में होती है। और ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। 7वें महीने में गति तेज होने के कारण से कई कई बार इस प्रक्रिया को सहन नहीं किया जाता है, और 7वें महीने में क्या हो जाता है, बालक का जन्म भी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, अपरिपक्व बालक जन्मा है, और वो क्या हो जाता है, जीवित भी रह जाता है। आपने सुना होगा कभी। अब ध्यान देना, इस अवस्था के चौथे महीने में शरीर पर छिछले मुलायम बाल उग जाते हैं, जिसे लेगुन बाल कहते हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लेगुन झीलें, जो छिछली झीलें होती है समुद्र तटीय भागों में उड़ीसा के, उनको लेगुन झील बोलते हैं ना, लेगुन बाल कहते हैं। और यह बाल 8वें महीने में पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना आप। आठवें महीने में क्या हो जाते हैं, पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। अब जो तीसरी बात इसमें ध्यान रखनी है, इस अवस्था में बालक के श्वसन तंत्र का विकास पूर्णतः हो जाता है। तथा बालक अंततः जन्म ले लेता है। जन्म ले लेता है। तो ये थी हमारी 3 अवस्थाएं, जो किससे संबंधित थी, प्रसव पूर्व अवस्था से। कौन सी अवस्था पहली अवस्था थी, वो थी जननिक अवस्था। दूसरी अवस्था थी वो भ्रूणिक अवस्था। तीसरी अवस्था थी वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था या फेटल अवधि। अब इस गर्भावस्था में बाहरी कारक क्या करते हैं, शिशु की विकास प्रक्रिया में विरूपण
उत्पन्न करते हैं। विरूपण का अर्थ क्या है कि शिशु के विकास में क्या करते हैं, कुछ संरचनाएं ला बैठते हैं। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो बाहरी कारक होते हैं, जो क्या करते हैं, वो विकास के क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे मां की सावैंगिक स्थिति है, बाहरी विकिरणीय प्रभाव है, मां के द्वारा क्या किया जाना, मादक द्रव्यों का सेवन किया जाना, और प्रदूषण का प्रभाव है। तो ये होता है या नहीं होता है, विरूपण उत्पन्न करते हैं। विरूपण का अर्थ आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये क्या करते हैं, कुरूप बना देते हैं, शिशु के विकास को क्या करते हैं, विचलित कर देते हैं। इन्हीं को विरूपण कहते हैं। तो विरूपण उत्पन्न करते हैं। अतः अतः ऐसे तत्वों को ऐसे तत्वों को विरूप जनन या टेस्टोस्टेरोन तत्व भी कहा जाता है। कुछ कारक, बाहरी कारक ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, शरीर जो मानव शिशु है वो वास्तव में जिस अवस्था में विकसित होना चाहिए था गर्भकाल में, उन तत्वों के कारण से वो वैसा नहीं हो पाता है। और सर्वाधिक जो प्रभाव देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मां की सावैंगिक स्थिति। मां की सावैंगिक स्थिति। सेकंड, मां द्वारा मादक द्रव्यों का सेवन। थर्ड है मां का पोषण। थर्ड है, फोर्थ है विकिरणीय प्रभाव। और जो फिफ्थ है वो प्रदूषण का प्रभाव। ये बाहरी कारक है जो प्रभावित करते हैं। मान लिया जाए आप कभी भी अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाते हो, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप अपनी पत्नी को कब खुश रखोगे, जब वो गर्भावस्था में है। उनके साथ में अच्छा अटैचमेंट होना चाहिए, परिवारजनों का या पति का या अन्य संबंधियों का, क्योंकि इससे माँ की स्थिति है वो क्या रहेगी, इमोशनल स्थिति है, स्टेज है, वो अच्छी रहेगी, जिसके कारण से शिशु में विरूपण नहीं आएगा या कुरूप नहीं आएंगे, कुछ न कुछ कुरूप नहीं आएंगे, जो बुरे लक्षण आने चाहिए वो नहीं आएंगे। दूसरा है, माँ यदि क्या कर रही है, कोई नशीली दवाओं का या नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है, वो भी क्या करेंगे, कुरूपण पैदा करेंगे। तीसरा है, माँ का न्यूट्रिशन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, माँ का न्यूट्रिशन इस अवस्था में, और न्यूट्रिशन पर पूरा ध्यान देना है। संतुलित बैलेंस्ड जो डाइट है वो माँ को उपलब्ध करवानी है। आयरन, अनेक जो तत्व होते हैं, जो भोजन में आवश्यक तत्व होते हैं, जिंक, आयरन, उनकी पूर्ति करने वाले, फाइबर की पूर्ति करने वाले, विटामिन की पूर्ति करने वाले, प्रोटीन की पूर्ति करने वाले, उन सभी का क्या करना है, आपको पोषण करवाना है अच्छी तरीके से। और विकिरणीय प्रभाव, कभी कभी क्या होती है, आजकल की माएँ क्या होती है, गर्भावस्था में भी डीजे के ऊपर नाचने लग जाती है, तो डीजे से क्या निकलती है, हानिकारक विकिरण निकलती है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर क्या होती है, बहुत अधिक जहरीले विकिरण निकलते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव की फैक्ट्रियाज है, वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रभाव डालेंगे जिससे बच्चों में क्या हो सकता है, कुरूपण हो सकता है या विरूपण हो सकता है। तो ध्यान देना, विकिरणीय प्रभाव। तो जितनी भी जो गर्भस्थ माताएं हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस अवस्था में जरा आप शादी विवाह के समारोह में डीजे पर न नाचे, क्योंकि ये क्या करते हैं, विरूपण उत्पन्न करते हैं। नाच लेती है, ऐसा ही है, नाच आने लग जाता है, कभी तेजल सुपर डुपर बजने लग जाता है, कभी रउसा का गाना बजने लग जाता है, कभी हनुमान जी का गाना बजने लग जाता है, तो नाचने का मन कर लेता है कभी कभी, ये होता है प्रभाव।
और ऐसे परिस्थितियों से हमें बचना है। कभी कभी क्या होता है, प्रदूषण का प्रभाव भी बच्चे की सेहत पर पड़ता है, जिसके कारण से बच्चा है उसमें विरूपण या कुरूपण पैदा हो सकता है, या कुछ संरचनाएं उत्पन्न हो सकती है, जन्म के समय देखी जा सकती है। तो प्रदूषण से भी बचाना है, धुएं के संपर्क में कम रहे, तेज ध्वनि के पास में न जाए, जो जल है वो शुद्ध जल पिए। ऐसी अवस्थाएं होती है जिसको ध्यान में रख करके हम विरूपण उत्पन्न होने से बचा सकते हैं। तो ये विरूपण तत्व है, विरूपजनक तत्व है या टेजोस्टेरोन है, वो क्या करते हैं, शिशु की संरचना में क्या लाते हैं, बदलाव लाते हैं, जिसके कारण से शिशु वो कुरूप पैदा हो सकता है। तो इस अवस्थाओं से हमें बच करके चलना है। तो ये तो थे बाहरी कारक। अब क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, गुणसूत्रीय विकार भी आ जाता है। क्या आ जाता है, गुणसूत्रीय विकार भी आ जाता है, जिसके कारण से शिशु है वो असामान्य पैदा हो सकता है। जो सामान्य शिशु होना चाहिए था वो असामान्य लक्षण दिखा सकता है। तो वो कौन कौन से विकार हैं जो स्वतः ही हो सकते हैं, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। ये इनको तो रोक सकते हैं हम, क्योंकि माँ को क्या देंगे, अच्छी सामूहिक स्थिति देंगे, उसको अच्छी तरीके से रखेंगे, मानसिक रूप से सदृढ़ रखेंगे, माँ को मादक द्रव्यों से बचा सकते हैं, माँ को पोषण अच्छा दे सकते हैं, विकर्णीय प्रभाव से बचा सकते हैं, और प्रदूषण के प्रभाव से भी हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन कुछ तत्व या कुछ कारक ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जैविकता के कारण से आते हैं या गुणसूत्रीय विकार के कारण से आते हैं। तो गर्भकाल में जो गुणसूत्रीय विकार होते हैं वो 3 प्रकार के महत्वपूर्ण हैं, जिन पर चर्चा हमें आवश्यक रूप से कर लेनी चाहिए। वो कौन कौन से हैं? तो गर्भकाल में गुणसूत्रीय विकार। अब ध्यान देना, जब गुणसूत्र बढ़ता है तब तो ट्रीजोमी, और जब घटता है उसको बोलते हैं मोनोजोमी। ध्यान देना, पहला होता है ट्रीजोमी 21 गुणसूत्रीय विकार। ट्रीजोमी 21 ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकता है। इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है, विभिन्न लक्षणों का समूह, क्या कहलाता है, संलक्षणम या डाउन संलक्षण। डाउन संलक्षण। ये जो 21वां गुणसूत्र होता है, कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी। 21 गुणसूत्रों में 21वें गुणसूत्र पर अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। जैसे 21वां गुणसूत्र क्या था, एक्स एक्स था और उस पर एक अतिरिक्त एक्स आ गया, तब यह विकार होता है। जैसे मान लिया जाए 21वां गुणसूत्र क्या था, एक्स वाई था और उस पर क्या आ गया, एक अतिरिक्त एक्स आ गया। तो 21वें गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त एक्स की कारण से ये गुणसूत्र उत्पन्न होता है। अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आने के कारण से क्या होता है, जोड़े पर क्या आने से होता है, विकार उत्पन्न होता है। तो ध्यान देना इसको। 21वें जोड़े पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाने से शिशु में असामान्यताएं आ जाती है, जिसे डाउन सिंड्रोम की संज्ञा दी जाती है। डाउन सिंड्रोम की संज्ञा दी जाती है। इसके कारण
उत्तर अवस्था में उत्तर अवस्था यानी जन्म के बाद बच्चों में मानसिक मंदन, मेंटली रिटायर्ड का गुण देखा जाता है। यानी बच्चे क्या होते हैं, मानसिक रूप से बहुत कमजोर पैदा होते हैं का गुण परिलक्षित होता है या देखा जाता है। परिलक्षित होता है। अब ध्यान देना, ये था डाउन सिंड्रोम जिसके बारे में आपको ध्यान रखना। अब बताओ गुणसूत्र एक्स्ट्रा आएगा, इसको कोई पकड़ करके रोक सकते हैं क्या? तो इन पर हम काबू नहीं पा सकते। ये जैविकीय क्या है, विकार है। ये बच्चा है वो होगा ही होगा। इसको एक टेस्ट के द्वारा किया जाता है, क्लाइंट टेस्ट होता है जिसमें इसकी परत से कुछ द्रव्य निकाल करके इसका पता लगाया जा सकता है। कुछ काबू मान दवाइयां देकर के इस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः काबू नहीं पाया जा सकता। अब जो अगला जो विकार आता है गुणसूत्रीय, वो होता है ट्रिजोमी 23। दूसरा जो गुणसूत्रीय विकार है वो है ट्रिजोमी ट्रिजोमी 23, या इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सिंड्रोम या संलक्षण। ये सिंड्रोम क्या होता है, बहुत सारे, जैसे एड्स एक क्या सिंड्रोम है। एड्स में क्या होते हैं, एड्स में बहुत सारे लक्षण, जैसे क्या होना, ध्यान देना, एड्स में क्या होता है, जैसे शरीर में हरदम थकान रहना, बहुत सारे रोग, जैसे कोई रोग हो गया वो क्या नहीं जाता है, बहुत देर तक दिनों तक नहीं जाता है। तो बहुत सारे रोग है जिनके लक्षण एक साथ उत्पन्न होते हैं, उसको बोलते हैं सलक्षण। बहुत सारे लक्षण है वो एक साथ उत्पन्न होते हैं, उनको बोलते हैं सिंड्रोम। तो इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये केवल किस में होता है, ये केवल पुरुषों में होता है। यह केवल पुरुषों में होता है। ध्यान देना, पुरुषों में होता है। अब मैंने क्या कहा था कि 23वें जोड़े पर, यानी जो 23वां जोड़ा होता है वो पुरुषों का एक्स वाई होता है। कौन सा होता है, एक्स वाई होता है। इस पर एक अतिरिक्त क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। या जो 23वां जोड़े पर एक्स वाई गुणसूत्र होने चाहिए वो कैसा प्रकार का हो जाता है, एक्स एक्स वाई वाला हो जाता है। तो 23वें युग्म या लिंग गुणसूत्र के युग्म पर पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स आ जाने के कारण से, एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाने के कारण से कौन सा सिंड्रोम देखने को मिलता है, पुरुषों में कौन सा सिंड्रोम देखने को मिलता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो ध्यान देना, इसमें क्या होता है, पुरुषों के लिंग गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र एक्स के आ जाने से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लक्षण दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं। अब ध्यान देना, इस संलक्षण से क्या क्या विकार होंगे वो मेन है। इन बच्चों का लैंगिक विकास तो
सामान्य होगा। यानी देखने में तो ये पुरुष जैसे लगेंगे, लेकिन उत्पादकता कम हो जाती है। यानी इनके बांझ रहने की संभावना बहुत कम ज्यादा होती है। ये दिखने में तो पुरुषों जैसे ही दिखेंगे, लेकिन इनके बांझपन की समस्या ज्यादा होती है। दूसरा, इन बच्चों की लंबाई सामान्य से अधिक होगी। सामान्य से अधिक होगी, परंतु स्तन महिलाओं की भांति दिखाई देंगे। सामान्य से अधिक दिखाई देगी, परंतु स्तन है वो महिलाओं की भांति दिखाई देंगे। अब जो अगला दिखाई देगा वो कौन सा होगा, ध्यान देना। इन पुरुषों या बच्चों में किशोर अपराध की संभावना बढ़ जाएगी। यानी लिंग गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त एक्स आने से क्या क्या विसंरचना या क्या क्या विरूपण पैदा हुआ जो स्थायी है, जो मिट नहीं सकता। क्या क्या था, इनकी जो लक्षण है वो लिंग में देखने को पुरुष जैसे लगेंगे, लेकिन इनमें क्या पाया जाएगा, बांझपन की समस्या दिखाई देगी। इनमें अतिरिक्त गुण सूत्र आ जाने के कारण से क्या होगा, इनकी लंबाई सामान्य से अधिक हो जाएगी और स्तन है वो कैसे दिखाई देने लग जाएंगे, पुरुष होते हुए भी महिलाओं की भांति दिखाई देने लग जाएंगे। इन पुरुषों में किशोर अपराध की संभावना है वो आगे जाकर के क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या और जो अंतिम जो विकार पैदा होगा, मानसिक मंदता, मानसिक मंदता पैदा होगी। पैदा होगी। तो दो गुणसूत्रीय विकार, पहला डाउन सिंड्रोम, दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अगला जो गुणसूत्रीय विकार है वो है टर्नर सिंड्रोम, या इसको बोलेंगे तीसरा है मोनोजोमी, मोनोजोमी 23, या इसको बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये केवल स्त्रियों में होता है। किस में होता है, स्त्रियों में। स्त्रियों में जो अंतिम लिंग गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ा होता है, वो एक्स एक्स का हो जाता है, और वहां से एक एक्स है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो स्त्रियों में, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र से एक एक्स का गायब होने पर, एक एक्स का गायब हो जाना, एक एक्स का गायब हो जाना, हो जाना टर्नर सिंड्रोम दिखाता है। दर्शाता है। या 23वें गुणसूत्र से जो एक्स एक्स होना चाहिए वो था, एक्स जीरो हो जाता है।
क्लाइनफेल्टर में क्या हो रहा था, एक्स एक्स वाई हो रहा था, और वहां पर एक्स 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 या एक्स एक्स वाई हो रहा था डाउन सिंड्रोम में। तो यहां पर क्या हो जाता है, एक्स की जगह दूसरा एक्स है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब इनसे टर्नर सिंड्रोम से जो असामान्यता आएगी वो आएगी मानसिक मंदता, मानसिक मंदता, असामान्य शरीर का विस्तार, ये आ जाएगी। तो दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा, गर्भावस्था को पढ़ा, गर्भकालीन अवस्था को या प्रसव पूर्व अवस्था को पढ़ा, जिसमें हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी। 3 अवस्थाओं के बाद में जो बाहरी तत्व है वो गर्भ काल में कौन कौन से प्रभावित करते हैं, विरूप जनन तत्व होते हैं जिनको बोलते हैं, और उनके बाद में जो गुणसूत्र के अंदर जिस तरीके से क्या आता है, विचलन आता है, उसके कारण से जो कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं, इनको हमने पढ़ा। तो इस तरीके से हमारी संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था है वो क्या होती है, संपूर्ण होती है। और गर्भकालीन अवस्था से यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके बाद कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। और आप लोग यूं ही हमारे साथ में बने रहेगा। धन्यवाद, सुप्रभात।